आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार से आज जातीय जनगणना की मांग को लेकर मुलाकात की। मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी मांग से सहमत हैं। उन्होंने भरोसा दिया है कि दिल्ली से लौटकर वो पत्र लिखकर केंद्र सरकार से मांग करेंगे। तेजस्वी यादव ने मुलाकात के बाद कहा कि ये सबको जानकारी होनी चाहिए, किसकी कितनी आबादी है उसके हिसाब से उसका हक दिया जाएगा। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। आरजेडी के विधायकों ने अपने अपने मुद्दों को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया। मुकेश और रोशन ने जहां डेंटल कॉलेज की समस्या उठाई, वहीं डॉक्टर शमीम अहमद ने बंजरिया में बनने वाले सीएससी को सिकरहना के उस पार बनाने की मांग की। एकमात्र डेंटल कॉलेज पटना डेंटल कॉलेज में शिक्षकों की भारी कमी है। 2015 में शिक्षकों की कमी के कारण नामांकन पर रोक लगा दिया गया था, लेकिन आज भी सरकार नहीं चेता और आज भी कमी है। शिक्षकों की संख्या होनी चाहिए 78, जबकि मात्र वहाँ 26 शिक्षक हैं। वहाँ जो प्राचार्य का नियुक्ति किया गया उसमें भी नियम को ताक पर रख करके किया गया है। एमएसडीपी योजना से एक सीएससी का प्रस्ताव हुआ है, जो प्रस्ताव बंजरिया के पीएससी में ही बनाने का है, जबकि बंजरिया का ऐसा बनावट है कि सिकरहना नदी बीच से गुजरती है और इस बंजरिया प्रखंड को 2 पार्ट में बांट देती है। जैसे बाढ़ आता है 5 से 6 महीना 2 पार्ट में बंजरिया रहता है। तो मेरा मांग यही है कि बंजरिया में जो सीएससी बनना है वो सिकरहना के उस पार बुढ़वा में बने। जातीय जनगणना और सीएजी की रिपोर्ट को लेकर आज विपक्षी सदस्यों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। आरजेडी के विधायकों ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पूछा कि सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार क्या सुधार करेगी। सभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी जोरदार हंगामा जारी है। विधानसभा के मुख्य द्वार की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ जो विपक्ष के जो विधायक हैं वो जातिगत जनगणना कराने की मांग की जिद पर अड़े हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जातीय जनगणना को लेकर विधानसभा के साथ विधान परिषद के बाहर भी आरजेडी के नेताओं ने प्रदर्शन किया। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि जेडीयू के इशारे पर जातीय जनगणना नहीं की जा रही। जब विधानमंडल से इसे पास करा चुके हैं तो जेडीयू चुप क्यों है। जातीय जनगणना से भाजपा जदयू का इनका इस अकाल मृत्यु और इस विभीषिका से झेलना नहीं पड़ा हो। जिस तरह से बाढ़ में घोटाला हो रहा है, बाढ़ राहत के नाम पर घोटाला हो रहा है, कोरोना के नाम पर घोटाला हो रहा है, इस पर बिल्कुल रोक लगाना चाहिए। और जो जातीय जनगणना का जब पहले ऑलरेडी स्वीकृत हो चुका है कैबिनेट में और हमारे लीडर आदरणीय तेजस्वी यादव जी विधानमंडल से इसको स्वीकृत किया जा चुका है कि जातीय जनगणना होना चाहिए, ताकि जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, उनको वास्तविक आकलन करते हुए उनका हिस्सा बनता है, उनके प्रगति में और क्या सरकार कर सकती है, वो आदमी संभव था कि कर सकता था। लेकिन आज जो जदयू है, जो भाजपा के गोद में खेल रही है, उसके इशारे पर आज वो जातीय जनगणना करने के लिए तैयार नहीं है। इधर पटना में वार्ड सचिवों पर लाठीचार्ज हुई है। राज्य में बाढ़ का प्रकोप और बेतिया जहरीली कांड में मृतकों के मुआवजे की मांग को लेकर आज सीपीआई-एमएल के सदस्यों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। विधायक मनोज मंजिल ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर सदन में झूठ बोलने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि कोइलवर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की अब भी कमी है। शराब से मौतें हो रही है, कार्रवाई हो, उनके परिजनों को मुआवजा मिले। और सदन के अंदर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का फर्जी जवाब आया है। आज मेरे एक सवाल से संबंधित बिहार के इकलौता मेंटल हॉस्पिटल है कोइलवर में, जो मैंने सवाल किया उसका फर्जी जवाब आया है। एक भी 30 डॉक्टर के विरुद्ध में एक भी डॉक्टर नहीं है, 4 हैं वो भी डिप्टेशन पर हैं। 4 माह से दवाइयां बंद है। जिस डॉक्टर और दवाइयों के अभाव में वहां मरीज भर्ती नहीं लिए जा रहे हैं और मंत्री महोदय का फर्जी जवाब है। और बड़ी खबर आ रही है कि दरभंगा में बनेगा एम्स। दरभंगा में एम्स बनने का रास्ता साफ हो गया है। मिट्टी भराई के लिए 13 करोड़ 23 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। एम्स निर्माण में इसके काम में अब तेजी आएगी।
सांसद गोपाल जी ठाकुर ने इसकी जानकारी दी है। 1264 करोड़ की राशि से एम्स का निर्माण होगा, जिसकी क्षमता होगी 750 बेड। तो बिहार, बंगाल और नेपाल के लोगों को भी इसका फायदा होगा। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लो लैंड के मिट्टीकरण के लिए राशि मंजूर किए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और दरभंगा जिला के प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी के प्रति आभार जताया है। तो राशि की स्वीकृति की जानकारी देते हुए गोपाल जी ठाकुर ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिथिला के केंद्र दरभंगा में 1265 करोड़ की लागत से बनने वाले एम्स के प्रस्तावित स्थल के लो लैंड पर मिट्टीकरण हेतु 13 करोड़ 23 लाख 42 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई। इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के अलावा प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी का हार्दिक आभार और अभिनंदन। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित मारुति रक्षा शोरूम के अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बीएसएल सुरक्षा विभाग की टीम पहुंची, लेकिन शोरूम के कर्मचारियों ने इसका विरोध किया। इस दौरान अतिक्रमण हटाने गई टीम ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में शोरूम की महिला कर्मी का सिर फट गया, जिससे शोरूम के कर्मी उग्र हो गए और अतिक्रमण हटाने गई टीम को खदेड़ना शुरू कर दिया। शोरूम के कर्मचारियों ने बीएसएल सुरक्षा विभाग की टीम और जेसीबी को मौके से खदेड़ दिया है। बोकारो स्टील के नेक्सा शोरूम को अवैध कब्जा घोषित किया गया, वहीं शोरूम वाले खाली करने को तैयार नहीं। खबर है वैशाली के भगवानपुर से, जहां करहरी में बाया नदी का बांध टूट जाने के कारण भारी तबाही मच गई। बाया नदी का बांध टूटने के कारण दर्जन भर गांव में पानी भर गया है और तकरीबन 10,000 की आबादी प्रभावित हुई है। गांव में पानी घुस जाने के कारण सैकड़ों लोग सुरक्षित जगहों की तरफ पलायन कर गए और तंबू बनाकर रहने को मजबूर हैं। लोगों के पास खाने पीने और रहने का कोई इंतजाम नहीं है। कई लोग पानी के बीच ही रहने को मजबूर हैं। बाया नदी का बांध टूटने के कारण फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं मवेशियों के चारा के लिए भी ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों में शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भारी गुस्सा देखा जा रहा है। इधर खगड़िया में कोसी के कटाव ने लोगों को बेघर कर दिया है। अलौली प्रखंड के चेरा खेरा पंचायत के बोहरवा गांव में अब तक 17 से ज्यादा घर नदी में विलीन हो चुके हैं। वहीं कई घरों पर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। पीड़ितों की आर्थिक रूप से मदद भी की जा रही है, लेकिन लोग डरे सहमे हैं। कटाव सबसे ज्यादा अब तक देखा गया, लगभग 17 घर कच्चा और पक्का मिलाकर वहां पर कटाव के कारण प्रभावित हुआ है। तो वहां पर हम लोग जो मुआवजा राशि जो एसडीआरएफ के द्वारा निर्धारित है उसका हम लोग आकलन कर रहे हैं, वो भी हम लोग को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ बाकी जगहों पर भी अग्रहण वगैरह में भी कटाव है। हमारे यहाँ सहोरबा में भी कटाव हो रहा है, साथ ही साथ शहरों में कटाव हो रहा है, गांधीनगर इत्यादि के पास भी कटाव हो रहा है। तो वहां पर भी हम लोग 2 जगह पर कार्य प्रारंभ कर चुके हैं और अपेक्षा है कि कुछ दिनों में दूसरी जगह पे भी जहां पर ऐसी स्थिति बनी हुई है वहां पर कटाव निरोधी कार्य प्रारंभ। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में राज्य में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम के मिजाज के बारे में पटना मौसम केंद्र से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। राजधानी पटना में आज की अगर मौसम की बात कर लें तो आज सुबह में तीखी धूप जो है वो निकली हुई थी, लेकिन फिर सूर्य जो है वो बादलों की ओट में छिप गया। यानी बादल और सूर्य दोनों की आंख मिचौनी लगातार जारी है। कभी धूप निकल रही है तो कभी बादल छा रहा है। अगले 24 घंटे में पटना, नवादा, बांका, जमुई, भागलपुर, गया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जहानाबाद, वैशाली, अरवल और औरंगाबाद में भारी बारिश के आसार दिख रहे हैं। इस दौरान बादल गरजने के साथ ही बिजली गिरने की भी घटना हो सकती है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। हालांकि मौसमी सिस्टम की रफ्तार थोड़ी धीमी होने की वजह से इसका असर काफ़ी देर तक दिख सकता है। अगले 24 घंटे में कई जगह भारी बारिश भी हो सकती है और ये बारिश 65 मिलीमीटर से लेकर 115 मिलीमीटर तक हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के इस पटना के जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनकी माने तो बिहार सरकार के मुख्य सचिव और आपदा प्रबंधन विभाग को भी मौसम की आगामी स्थिति के बारे में अवगत करा दिया गया है। कल भी राजधानी पटना में देर शाम 10 से 15 मिनट तक बादल खूब बरसे और मौसम वैज्ञानिकों की माने तो एक कम दबाव का क्षेत्र बिहार की ओर शिफ्ट हो रहा है। इससे उसका आंशिक असर
पटना में दिखा और आज भी मौसम कुछ इसी तरीके का है और इस बात की संभावना जताई जा रही है कि आज भी देर शाम तक राजधानी पटना में बारिश हो सकेगी। कुल मिलाकर जो बारिश हुई है उससे लोगों को उमस से राहत मिली है और मौसम जो है हल्का ठंड भी हुआ है और पिछले दिनों से जो गर्मी से लोग परेशान थे उससे कुछ हद तक निजात भी मिली है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर राजधानी रांची में मानसून के जोर पकड़ने से कल से ही लगातार बारिश हो रही है। इससे राजधानी के निचले इलाकों और सड़कों पर भारी जल जमाव दिख रहा है। राजधानी के अरगोड़ा में दीपाटोली के पास सड़क पर काफी ज्यादा पानी भर जाने की स्थिति में जल जमाव और जाम की स्थिति है। दुपहिया वाहन इस जल जमाव में फंसते नजर आए। वहीं जल जमाव को लेकर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा देखा गया। लोगों की माने तो सड़क के किनारे दोनों तरफ बड़े बड़े अपार्टमेंट बन जाने और अतिक्रमण की वजह से जल निकासी नहीं हो पा रही है। रांची के अरगोड़ा में जल जमाव का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मानसून की बारिश लगातार हो रही है। कल गुरुवार से लगातार राज्य भर में बारिश होने की वजह से निचले इलाकों में जहां जल जमाव हो गया है वहीं सड़कों की स्थिति भी आप देख सकते हैं। हम इस समय खड़े हैं रांची के अरगोड़ा चौक के पास, जहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार यहां पर जो एक पानी जमा होने की वजह से जो वाहन है उन्हें गुजरने में काफी परेशानी हो रही है। कई वाहन ऐसे हैं जो गुजरने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं और किनारे ही खड़े हैं। क्या गुजरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं क्या? नहीं, हिम्मत तो मैंने किया था बट आधा दूर से वापस आना पड़ा क्योंकि पानी इतना ज्यादा है कि ये छोटी बाइक जो स्कूटी हो गया ये पार नहीं हो पा रहा है। और ये समस्या जब से बारिश हो रही है क्योंकि मेरा रूट यही है, डेली आना जाना है, अपने सभी को अपने काम पे जाना है, ड्यूटी पे जाना है। बट क्या है यहाँ पे इतना समस्या है और जब से बारिश हुई है तब से यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। कभी कभी तो ट्रैक्टर से वो छोटे दुपहिया वाहन जो हैं इस जल जमाव के सामने से गुजरने की ताकत नहीं जुटा पा रहे हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अब कुछ बड़े वाहन भी हम उनसे बात करें, कार सवार में, भैया क्या कारण है, हिम्मत नहीं है क्या? देखिए कैसे हिम्मत जुटा पाए हम, ये 15-20 लाख रुपए का गाड़ी ले जाके पानी में गड्ढा में ढकेल दे। यही हमारी राजधानी है रांची की, 20 साल अलग हो गया है। इतने बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, नगर निगम नक्शा कैसे पास कर देती है बिना सड़क और नाली का? ये पिछले 4 साल से ऐसा जमाव हो रहा है यहाँ पे। सड़क किनारे जो बड़े बड़े भवन बनाए गए हैं उन्हीं की वजह से यहाँ पर सड़क पर जो है यहाँ हमेशा जल जमाव की स्थिति हो जाती है कि हमारे किनारे से यहाँ देख सकते हैं कि काफी ज्यादा पीछे खड़े लोग हैं। एकदम पूरा दिक्कत है, गाड़ी ले जाएंगे तो गाड़ी फंस गया तो बंद हो जाएगा, बंद हो जाने के बाद गाड़ी ओवर खर्चा हो जाएगा। कुछ महिलाएं भी आप देख सकते हैं कि यहाँ तक पानी तक यहाँ पर पहुंची हैं, लेकिन आगे जाने की हिम्मत नहीं है, जाने का कोई रास्ता भी नहीं है और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। जो भी लोग हिम्मत जुटा के दुपहिया वाहन आ भी रहे तो बीच मंझधार में फंसने की स्थिति पर क्या हो सकती है। सामने आप लाल स्कूटी को देख सकते हैं कि वो वहाँ काफी दूरी से अपने वाहन को पानी के बीच से खींचते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार ये 4 साल से, जैसा स्थानीय लोगों की माने तो ये समस्या जल जमाव की इस इलाके में पिछले 4 साल से है। इसके पीछे एक बड़ी वजह अतिक्रमण भी है और हर साल लोगों को जल जमाव के बीच इसी तरह परेशानी का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रामगढ़ के रजरप्पा में मां छिन्नमस्तिका मंदिर के पास भैरवी नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और पानी बढ़ने के कारण नदी पर छिलका पुल डूब गया है। एक युवक बाइक के साथ पुल पार कर रहा था लेकिन तेज धारा में बाइक बहने लगी। किसी तरह से युवक ने अपनी जान बचाई। वहीं नदी किनारे के दर्जनों दुकानों में भी तेज धारा में दुकानें बह गईं। मंदिर के पास भैरवी नदी के साथ दामोदर नदी का भी जलस्तर बढ़ता जा रहा है। कम था, पुल में पानी कम था, उसके मोटरसाइकिल बाइक पार कर रहा था एक व्यक्ति, उसी के बीच में पानी का तेज ज़्यादा होने के कारण बह गया मोटरसाइकिल, वो तैर के निकल गया। उसका बाद मोटरसाइकिल फंसा हुआ, उसको रस्सी बांध करके छोड़ दिए है। बहुत कोशिश किए, 4-5 लड़का हम लोग नहीं उठा पाया है। इधर गया के विष्णुपद मंदिर में एटीएस ने सुरक्षा के लिहाज से मॉक ड्रिल किया। देर रात इस मॉक ड्रिल को किया गया है और आपको बताएंगे इससे पहले महाबोधि मंदिर और गया एयरपोर्ट पर भी मॉक ड्रिल किया गया था। फिलहाल कोरोना की वजह से विष्णुपद मंदिर बंद है। खबर है लखीसराय से, जहां बंगाल से दिल्ली जा रहे ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस में एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। रेलवे अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक महिला बंगाल के न्यू अलीपुर द्वार से अपने पति के पास दिल्ली जा रही थी।
जैसे ही ट्रेन धरारा स्टेशन पहुंची, महिला को प्रसव का दर्द होने लगा। फिर वहां मौजूद यात्रियों ने रेलवे पुलिस को सूचना दी। पुलिस की सूचना पर वहां डॉक्टर पहुंचे, महिला की जांच की और इस दौरान महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। महिला की डिलीवरी के लिए ट्रेन करीब आधे घंटे तक क्यूल स्टेशन पर रुकी रही। फिर उसी ट्रेन से महिला अपने बच्चे के साथ अपने पति के पास दिल्ली के लिए रवाना हो गई। मदद किया है? सच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है, तो पर भी हमने नहीं कहा कि लोग एक बार लोकल सदर हॉस्पिटल में आते एक बार फिर से चेकअप करा लीजिए, लेकिन ट्रेन से उतरने से लोग तैयार नहीं हुए। सच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित। पहले पुलिस को सूचना दिया। अच्छा, रेलवे पुलिस को। अच्छा, हाँ, उसके बाद उन्होंने पता ना डॉक्टर को कैसे, उसके बाद वो डॉक्टर साहब आए। हाँ, डॉक्टर साहब आए। हाँ, तो उसके बाद ये डिलीवरी ट्रेन में ही हो गया। ट्रेन में ही। क्या चीज हुआ इनको? लड़का हुआ, डिलीवरी हुआ। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को रोकने के लिए पूरा देश एकजुट है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए वैक्सीनेशन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने पर जोर दिया जा रहा है। लोग वैक्सीनेशन की अहमियत समझें, इसके लिए बाकायदा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पूरे देश में जागरूकता अभियान भी चला रहा है। देश में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लंबे वक्त से जागरूकता अभियान चला रही है। शहर हो या गांव, सरकार की कोशिशों की झलक आपको चारों तरफ दिखेगी। लेकिन देश के कई इलाके अब भी ऐसे हैं जहां लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर अब भी कई सवाल हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में भी लोग इन्हीं आशंकाओं के चलते झिझक रहे हैं। इसी कड़ी में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन के बारे में जागरूक करना है। इस अभियान के तहत बीते रोज नाहन में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने वैक्सीनेशन जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाई। का मेन मकसद यही है कि लोगों को वैक्सीन के बारे में जागरूक किया जाए और जो लोगों के मन में डिफरेंट धारणाएं बनी हुई कि वैक्सीन से कुछ ऐसा हो जाता है वैसा होता है, उन धारणाओं को दूर करके हम जो है वैक्सीन लगवाकर कोरोना जो हमारा है, कोरोना की जो थर्ड वेव आ रही है उससे पहले तैयारी करके और कोरोना को हराने में अपना जो लोग हैं अपना सहयोग जो है वो प्रदान करें। ये जागरूकता वाहन जिला सिरमौर के अलग अलग इलाकों में लोगों को 5 दिनों तक मुफ्त में वैक्सीनेशन लेने के लिए जागरूक करेगा। इतना ही नहीं, इस दौरान उन इलाकों में 2 मुफ्त वैक्सीनेशन कैंप भी लगाया जाएगा, जहां लोग मुफ्त टीका भी ले सकेंगे। डीसी सिरमौर के मुताबिक इस जागरूकता अभियान का मकसद वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में फैली आशंकाओं को दूर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जा सके। सभी को जो है वो उन 16 केंद्रों में जो है वो प्रतिदिन वहाँ वैक्सीन लगाने की सुविधा उपलब्ध होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सिरमौर डीसी के मुताबिक सिरमौर जिले में वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए वैक्सीनेशन केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। खासकर शहरी क्षेत्रों के लिए नए वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाए जा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक सिरमौर जिले में अभी तक 2,52,000 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, जिसमें करीब 2,02,000 लोगों को कोविड-19 की पहली डोज, जबकि 50,000 लोगों को कोविड की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। ऐसे में उम्मीद है कि जागरूकता गाड़ी की रफ्तार की बदौलत आने वाले दिनों में जिले में वैक्सीनेशन की स्पीड और बढ़ा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बड़ी खबर आ रही है, सीबीएसई ने 12वीं के नतीजों का ऐलान कर दिया है। 99.37% छात्र सफल हुए हैं। बड़ी खबर, सीबीएसई ने 12वीं के नतीजों का किया है ऐलान। 99.37% छात्र सफल हुए हैं और आप रिजल्ट वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। हालांकि 99.61% छात्राएं भी पास हुई हैं, 99.13% छात्र पास हुए हैं। तो ये पूरे नंबर्स जो हैं प्रतिशत के नजरों से हम आपको बता रहे हैं। सीबीएसई 12 के नतीजे सामने हैं और जारी कर दिए गए हैं रिजल्ट। 99.37% छात्र सफल हुए हैं।
नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? और क्या ये कुछ सवाल आपके मन में भी हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है और ये सब आपके फोन पर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है। आपको तुरंत अपने उत्तर प्राप्त होंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारियां प्राप्त करें। और जो नंबर्स हैं वो हम आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, 7977773753। कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि मास्क पहनिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। खबरें लगातार जारी हैं।